एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या मोहन भागवत को भी सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ने की आवश्यकता क्यों हो गई। क्या देश की परिस्थिति इस समय इस हाल में खड़ी हो गई कि मोहन भागवत को भी सरकार की पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए मजबूरी आ गई। तो क्या प्रश्न यह भी उठता है कि 2024 की चुनाव का शिकन और परेशानी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, क्या उसी प्रकार मोहन भागवत को भी 2024 का चुनाव का डर सताने लगा है। आज राजनीतिक गलियारों पर इसी बात का चर्चा विपक्ष के द्वारा छेड़ा तो जरूर गया है और इसी बात के कवायदे की जा रही है। अब बात पूरी तरह से सोशल मीडिया में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो इस तरह से इन बातों पर गौर करने से पहले मोहन भागवत के कुछ दिन पहले के उस बयान पर भी गौर करना होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को 2024 के लिए पूरी तरह से फिट नहीं बताया था। वो यह कहते हुए नजर आए कि अकेले नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है कि 2024 की चुनाव की बैतरनी पार करा दे। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा हुआ। और कौन सी ऐसी परिस्थिति अचानक देश के सामने खड़ी हो गई कि मोहन भागवत को पुनः सरकार के सभी उस स्क्रिप्ट को जो सब भारतीय जनता पार्टी कहते हुए नजर आती है और नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषणों में और अपने बातों को रखने के टाइम में जो बात कहते हुए नजर आते हैं, सब बात मोहन भागवत भी कहते हुए नजर आए। और वह कोई कार्यक्रम विजयदशमी का था। और जब हर साल की भांति इस वर्ष में भी जब मोहन भागवत जी इस बात को कहने पे नहीं चूके कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो, तो इसे क्या कहें। डायरेक्ट रूप से तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो इशारे किए उससे सरकार को राहत जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2024 की चुनाव का डर भी साफ साफ मोहन भागवत को भी इस वक्त में लगने लगा है। से G20 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डंका पीटने पर आतुल बैठी हुई है। और उसी प्रकार चंद्रयान की सफलता के लिए जब वैज्ञानिकों को मोहन भागवत ने बधाई तो नहीं दी, लेकिन सरकार को उस उपलब्धि का माला पहनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखे, तो इसे क्या कहें। लेकिन हर उस मुद्दे को लेकर, चाहे जिस मुद्दे को लेकर इस वक्त में कयास सरकार लगा रही है, उन तमाम मुद्दों पे तो मोहन भागवत सरकार के पक्ष की तरफ खड़ा होते हुए नजर आए। तो क्यों मोहन भागवत की ज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों में इतनी कमी कैसे हो गई, और किस तरह से सरकार को 5 विधानसभाओं का जो डर है वो मोहन भागवत को भी साफ नजर आने लगा। वरना मोहन भागवत अगर ईमानदारी पूर्वक अगर सरकार को कटघरे में खड़ा रखते तो शायद मोहन भागवत की बात इस वक्त में सभी गलियारों पर चर्चा का विषय बना रहता। लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं। और मोहन भागवत ने जिस तरह से सरकार के पक्ष में अपनी मजबूती के साथ खड़ा होने के संकेत दे दिए, तो क्या मोहन भागवत को जब अमृतकाल नजर आने लगा, 10 साल की सरकार चलने के करीब करीब पहुंचने पर मोहन भागवत को अमृतकाल का रस पूरी तरह से अंदर जाता हुआ नजर आया, तो इसे क्या कहेंगे। दरअसल जो बड़े मुद्दे हैं उस पर तो मोहन भागवत ने फोकस नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब हंगर इंडेक्स 2023 के जो रिपोर्ट सामने आए हैं उससे पूरी तरह तो भारतीय जनता के मस्तिष्क पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा कर दिया। 126 देशों की सूची में भारत का स्थान 111वां में हो तो समझा जा सकता है कि भूख सूचकांक में इस वक्त में हम कहां खड़े हैं। 56 इंची का सीना दिखाने से नहीं चूकती कि मैंने 5 किलो अनाज करीब 60 करोड़ लोगों को दिया है, तो आसानी से समझा जा सकता है। और जब भूख सूचकांक विश्व का सामने जाहिर किए गए हो, तो उस वक्त में जब हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी हम पीछे नजर आए, तो हम उसे क्या कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ पूरी एशिया में हम बात करें तो अफगानिस्तान से ही ऊपर नजर आ रहे हैं। इस बात का चर्चा मोहन भागवत अपने विजयदशमी के कार्यक्रम में क्यों नहीं की, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। क्यों जैसे ही भूख सूचकांक की बात मोहन भागवत करते हुए नजर आते,
तो उस समय में सरकार कटघरे में जरूर खड़ा हो जाती। तो यह बात कैसे कहा जाएगा कि देश के 58% से ज्यादा महिलाएं इसमें एनीमिया से पीड़ित है और करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजाना भोजन नहीं मिलते हैं। ये आंकड़े जब सामने आता हुआ नजर आए तो अमृतकाल का क्या कहना। अमृतकाल का रस तो भले मोहन भागवत पी चुके हों, लेकिन आम जनता को अमृतकाल का कोई रस तो मिलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आता है, यदि हम भूख सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स 2023 पर गौर करें तब। लेकिन इसे देखेगा कौन? और तो और जिस तरह से भूखे और गरीबी का जो मार्गदर्शन 2023 का सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स का 2023 की रिपोर्ट भारत की बदहाली और उसकी तमाम तरह की गरीबी को और भूख को इंगित करता हुआ नजर आए तो इसे कैसे देखेंगे। और तो और आतंकी परस्त पाकिस्तान भी जब हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर हो जाए तो शर्म तो जरूर लगना चाहिए के भवन में प्रवेश कर गए और पूरा भूचाल ला दिया। श्रीलंका भी हमसे भूख सूचकांक में आगे है, तो इसे हम क्या कहेंगे। मोहन भागवत को शायद इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे वो चर्चा करते सरकार कटघरे में खड़ा हो जाती और 2024 में उसके लिए भी संकेत तो जरूर पैदा हो रहे हैं। डर तो उनको भी लग रहा है कि जिस तरह से जो बातें कही जा रही है वो बात सच साबित नहीं हो जाए, क्योंकि पूरी तरह से आरएसएस भी सरकार के साथ में जिस मुस्तैदी के साथ में खड़ी हुई दिखी और इस तरह से सरकार के तमाम नाकामी पे जब आरएसएस मुहर लगाता हुआ नजर आए तो इसे क्या कहेंगे। दरअसल जब बात होती है कि खुशहाल देशों का लिस्ट जब जारी 2023 में हुआ, यानी जब हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 पर भी हम गौर कर ले तो स्पष्ट होता हुआ नजर आता है कि 136वां देश की जब सर्वे सामने आवे तो देश का स्थान 126 में हो जाए तो अमृतकाल कहां है, कहां अमृतकाल का रस इस वक्त में मोहन भागवत ने कहां से पी लिया, ये तो मोहन भागवत ही बता सकते हैं। लेकिन जनता को तो इससे लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि खुशहाल देशों के लिस्ट में 136 में 126वां स्थान इस बात की ओर इंगित जरूर करता है कि देश की स्थिति उस तरह नहीं है जिस तरह दावे 2014 से 2019 के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। और तमाम मुद्दों पर अगर हम बात करते हुए चले जाए तो रोजगार के जो आंकड़े सामने पेश हो रहे थे अब वो भी आंकड़े बंद हो गए, क्योंकि देश में बेरोजगारियों की इतनी बड़ी लिस्ट हो गई है जिसकी सरकार को तो इसका इल्म जरूर है, लेकिन वो सार्वजनिक करने से कतराती जरूर है। तो मोहन भागवत जी इस बात पर बात करने से कतरा तो जरूर गए। तो सारे चीजों का लबोलुआब यह भी है कि उन्होंने किसान की खुशहाली पर कोई बात तो बिल्कुल नहीं की। और याद कीजिए जब किसान आंदोलन चल रहा था, 3 काले कृषि कानून के जब पूरी तरह से विरोध के लिए किसान जब सड़कों पर 1 साल के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए और कई किसानों की जान चली गई, मोहन भागवत खामोश थे, वो कुछ बोलने से जरूर कतरा गए। और जब चुनाव 2024 के शंखनाद होने का समय करीब आ गया तो मोहन भागवत को सरकार की सब उपलब्धि, जिसको सरकार खुद डंका बजाने के लिए करोड़ करोड़ के विज्ञापन देते हुए नजर आए, तो इसे क्या कहें। और तमाम चीजों के बीच यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहन भागवत को डर क्यों लग रहा है। दरअसल जब राहुल गांधी विदेश में मौजूद होते हैं और वो जिस तरह से आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हैं तो लंबी लकीरें तो जरूर खींच जाती है। इसी का डर और इसी का अंदेशा पूरी तरह से भागवत को परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात की है तो कटघरे में आरएसएस ही खड़े थे। और यह बात जब विदेश की धरती में राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, रहकर राहुल गांधी अपनी सभाओं में जब आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि आरएसएस की नफरत की नींव इतनी मजबूत भारत में कर दी गई है कि इसे पार पाना मुश्किल है। और आरएसएस के ही लोग बड़े बड़े क्षेत्रों में अपनी प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह आरएसएस के तमाम बड़े लोग ऊंचे पदों पर विराजमान हो गए हैं। तो डर तो उनको भी लग रहा है कि कहीं सत्ता हाथ से चली जाए नरेंद्र मोदी जी का, तो कहीं फिर हमारे लिए मुसीबत खड़े ना हो जाए।
आरएसएस बड़े वर्गों का विश्वास हासिल करने में नाकाम है, इस बात का अंदेशा तो पहले से लगाए जा रहे थे। लेकिन सरकार के पक्ष में खड़ा होना और तो और मोहन भागवत के जो बयान है उस सरकारी बयान में तब्दील हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। और मध्य प्रदेश में जब सबसे ज्यादा आरएसएस के कैंप हो और शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जब आरएसएस खड़े हो और उसके बावजूद भी जब मोदी सरकार उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से गुरेज करे, तो अंदर खाने की कई बातें और कयासों का दौर इस वक्त में राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बनता हुआ दिखता है। तो आसानी से कहा जा सकता है कि आरएसएस की 2024 में परीक्षा होनी है, क्योंकि कहा जाता है कि आरएसएस के तमाम एजेंडे को वर्तमान की मौजूदा सरकार ने पूरा करने की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और तो और जब भी मुसीबतें खड़ी हुई तो आरएसएस सरकार के पक्ष में खड़ा होने की उनकी मजबूरी इस बात की ओर इंगित करता है कि दोनों के हौसले इस वक्त में पस्त जरूर है। इससे पहले आरएसएस ने खुद बयान देकर इस बात की ओर इशारा किए थे कि जब कर्नाटक के चुनाव में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार गई और हिमाचल जो जेपी नड्डा की अपनी गृह राज्य है वहां से भी जब हार का सामना करना पड़े तो आरएसएस की चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही है। और संभव है कि 5 विधानसभा चुनाव के बाद आरएसएस के बयान में कुछ कमी नजर आएगी और उसके बाद आरएसएस के बयान बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख लगातार कुछ न कुछ बात कहते हुए नजर आते हैं और वो कभी नेहरू के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो कभी नेहरू के विरोध में उनकी बातें सामने आ जाती है। तो बड़ा दुविधा की स्थिति में जब आरएसएस मौजूद हो तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। वाजे तौर पर सही है, इन तमाम चीजों के बीच यह बात स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि आरएसएस को भी चिंता जरूर हो रही है। और हो क्यों ना, क्योंकि अंदर खाने की रिपोर्ट यह भी बताती है कि विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में बड़ी विद्रोह के सामना भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि हाशिए में तो आरएसएस के लोग भी अब होता हुआ नजर आ रहे हैं। क्योंकि जावड़ेकर की जिस तरह से सरकार ने विदाई कर दी और जिस तरह से आरएसएस और सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेट की मांग आरएसएस के द्वारा की जाने लगी और इसी की बानगी थी कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करके अपनी वो बातें जरूर मनवा ली। प्रमुख ने सरकार के पक्ष में जो बातें कही वो स्पष्ट तौर से नजर आने लगा। तो यह कहा जा सकता है कि इस वक्त में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चिंता की लकीरें 2024 के लिए साफ नजर आ रही है, उसी तरह आरएसएस को भी 2024 की चिंता यह भी है कि उसका क्या होगा। यह घबराहट में आरएसएस प्रमुख भी है, तो आसानी से समझा जा सकता है। और तो और जो आने वाले 5 विधानसभा चुनाव है जो सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 चुनाव के पहले, तो यह महत्वपूर्ण है कि आरएसएस अपने बयान पर अडिग रहता है कि अपने बयान बदलता है, जो अक्सर वह करते हुए नजर आती है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।